अब जो है इतिहास का पहला जो चैप्टर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको भी सब लोग याद कर लेंगे। चूंकि 5 नंबर का आता है, छूट जाएगा तो दिक्कत होगा, तो लिख लें। 2 बार परीक्षा में भी आया है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इसका मतलब कह रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण पहले नहीं हुआ था, उसको एकीकरण करने में, मिलाने में बिस्मार्क ने क्या क्या भूमिका, मतलब क्या क्या रोल उत्पन्न किया, क्या क्या इम्पोर्टेंस अपना भूमिका निभाया, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो क्या क्या भूमिका निभाया उसको करना है। तो चलिए लिखिए आंसर में। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की ही रही। बिस्मार्क की ही रही। पूर्ण विराम देंगे। उसने सुधार एवं कूटनीति के द्वारा जर्मनी के क्षेत्रों का एकीकरण करने का, जर्मनी के क्षेत्रों का एकीकरण करने का प्रयास किया। पूर्ण विराम देंगे। वह मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास रखता था। युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास रखता था। पूर्ण विराम देंगे। इसके लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। यह एक ऐसी नीति थी, उसी में लिख ले जाएं। यह एक ऐसी नीति थी जिसमें सैन्य शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। सैन्य शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। पूर्ण विराम देंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के 3 उद्देश्य थे। पॉइंट नंबर 1 नीचे से लिखेंगे। लिखिए। प्रसा जर्मनी का ही एक क्षेत्र था। प्रसा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा करना। दूसरा लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसे
जर्मन क्षेत्र से बाहर निकालना, ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसे जर्मन क्षेत्र से बाहर निकालना, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था। वह जर्मनी को एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ऑस्ट्रिया का अधिकार बहुत सारा जर्मनी के क्षेत्रों पर था। तो तीसरा लिखिए, जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। ये तो तीनों उद्देश्य हो गया। और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए अब आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसने किस किस देश के साथ संधि किया। यानी कोई अगर मजबूत देश को अगर हराना है तो कोई मीडियम वाला देश के साथ दोस्ती करता है, और दोस्ती कर देने के बाद उसको हरा देता है, और फिर मौका मिलता है तो जिसके साथ दोस्ती करता है उसको भी हरा देता है। यही तो हुआ कूटनीतिज्ञ के काम। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सर्वप्रथम उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से संधि करके डेनमार्क पर अंकुश लगाया। अंकुश मीन्स नियंत्रण। डेनमार्क पर अंकुश लगाया। पूर्ण विराम देंगे। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सबिग और होल्स्टाइन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। पूर्ण विराम देंगे। डेनमार्क को पराजित करने के बाद उसका मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया था। पूर्ण विराम देंगे। बिस्मार्क ने यहाँ भी कूटनीति के द्वारा फ्रांस से संधि करके 1866 ईस्वी में सेडोबा जगह का नाम है, सेडोबा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और बहुत सारे क्षेत्रों को जर्मनी में मिला लिया। देखिए, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ सबसे पहले संधि किया, और किस पर हमला किया? तो डेनमार्क पर। और जब डेनमार्क हार गया इसको से, तब कुछ किया कि जे ऑस्ट्रिया के साथ संधि के लिए था, तब कुछ किया कि फ्रांस के साथ मिल करके और वही ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। मैंने अपने दोस्तों पर आक्रमण कर दिया और अभी ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। और मैंने जर्मनी का बहुत सारा जो क्षेत्र था जो ऑस्ट्रिया के कब्जा में था उसको जर्मनी में मिला लिया फिर से। पूर्ण विराम देंगे। फिर लिखिए, 1870 ईस्वी में सेडोन के युद्ध में, पिछले था, अभी था सेडोबा, अभी है सेडोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित करके
फ्रैंकफर्ट की संधि की, फ्रैंकफर्ट की संधि की, और फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को, और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर, जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया, जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। हो गया, इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। यानी देखिए कितना कूटनीतिज्ञ खेला। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ सबसे पहले दोस्ती किया, हराया किसको? तो डेनमार्क को। अब देखिए चूंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ तो इसको दोस्ती था, आप फिर कुछ ही किया कि सबसे मेन दुश्मन तो ऑस्ट्रिया था, तो अबरी फ्रांस के साथ और गाढ़ी मित्रता कर करके अब फिर ऑस्ट्रिया को हराया सेडोवा के युद्ध में, है ना। और उसको पर जो जर्मनी के बहुत सारा क्षेत्र पर जो ऑस्ट्रिया के कब्जा था उसको जर्मन क्षेत्र में मिला लिया। अब फ्रांस के साथ गहरी मित्रता किया, अबरी में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया 1870 में सेडोन के युद्ध में। अब फ्रांस को हरा दिया जर्मनी, मतलब किसके नेतृत्व में? तब बिस्मार्क के नेतृत्व में हरा दिया अबरी। तो हरा देने के बाद कुछ हुआ कि फ्रांस के कब्जा में जो जो जर्मन के क्षेत्र था वो सब जर्मनी के कब्जा में आ गया। बस यही तो देखना है कि किससे किससे एक असली कूटनीतिज्ञ का यही पहचान होता है। बस अब चैप्टर एकदम खत्म हो गया। जितना क्वेश्चन बता दिए हैं बुआ एकदम उसको खाली टंच रखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी इस वीडियो में लिख लीजिए। तो लिखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त एवं लौह की नीति, बताए ही थे। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन, प्रतिपादन माने शुरुआत, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर में लिखिए बिस्मार्क, आंसर में लिखिए बिस्मार्क। अगला लिखिए चारटिस्ट आंदोलन, सब बीचे बीचे से ऑब्जेक्टिव है। चारटिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चारटिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? आंसर में लिखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड। अगला लिखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर में लिखेंगे यूरोप, आंसर में लिखेंगे यूरोप। अगला लिखिए युवा इटली, युवा इटली, युवा न दे करके दे सकता है यंग इटली, ब्रैकेट में लिख लीजिए युवा इटली ब्रैकेट में यंग इटली। नामक संस्था का विकास किसने किया? का विकास किसने किया? आंसर में लिखेंगे मेजिनी, मेजिनी। अगला यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर में लिखेंगे यूनान, यूनान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांस में किस शासक वंश की, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना,
पू और ना के ऊपर रेफ और दंत स स्थापना, पुनर्स्थापना। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना, बी या ना, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर में लिखिए बुब्रो वंश, बुब्रो वंश, बुब्रो वंश। अगला लिखिए बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो न तो कवि था और न ही नाटककार था और न ही संगीतज्ञ था। क्या था? तो आंसर में लिखिए कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? तो आंसर में लिखिए कूटनीतिज्ञ। अगला लिखिए जर्मन राइन राज्य का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? खत्म कर देते हैं, पूरा ही चैप्टर खत्म कर देते हैं ऑब्जेक्टिव सहित। किसने किया था? आंसर में लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला लिखिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी बहुत बार पूछा है परीक्षा में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर में लिखिए नाविक, आंसर में नाविक। अगला लिखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? आंसर में लिखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अगला लिखिए जॉल्बेरीन एक संस्था थी, जॉल्बेरीन एक संस्था थी, माने किसका ऑर्गेनाइजेशन था? संगठन था। जॉल्बेरीन एक संस्था थी। आंसर में लिखिए व्यापारियों की, व्यापारियों की। अगला लिखेंगे मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर में लिखेंगे कॉर्बोनरी, कॉर्बोनरी। अगला लिखो सर्डिनिया, सर्डिनिया डैश दे के लिखिए पिडमाउंट, जगह के नाम है सर्डिनिया। फिर लिखिए पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आंसर में लिखिए विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, विक्टर अलग, इमैनुअल, इमैनुअल। लास्ट है, लिखिए काउंट काबुर्को, ऐसे कौ लिखाते हैं, काउंट काबुर्को विक्टर इमैनुअल ने, काउंट काबुर्को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुर्को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर में लिखिए प्रधानमंत्री, आंसर में लिखिए प्रधानमंत्री। चलिए अगला लिखिए हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी, बीच से क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? लिखिए आंसर में बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। अगला लिखिए सेडोबा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ?
सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आंसर में लिखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा, जिसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा। बस आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। फिर चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। एकदम कंप्लीट करके बारंबार देखिए। एग्ज़ाम बल्कि जिस दिन क्लास खुले एग्ज़ाम आपको फरवरी में होगा, इसलिए याद करना है कि नहीं करना है वो स्वयं आप सोच के रखिए। बस धन्यवाद।